बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब मेमन। नाज़रीन, हम बचपन से अंग्रेज़ी का एक मुहावरा सुनते आए हैं, ओल्ड इज़ गोल्ड, और हकीकत भी यही है। पर आजकल उमूमन देखा जा रहा है कि हर इदारे के अंदर, हर पार्टी की सतह पे कहा जाता है कि नौजवान नस्ल को, यंग ब्लड को मौका देना चाहिए, क़यादत देनी चाहिए। मैं इस बात का हामी हूँ, इसमें कोई भी शक व शुबा नहीं, और ना ही मैं इसका इनकारी हूँ कि यंग ब्लड को मौका नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। पर दूसरी जानिब देखा जाए तो हम अपने बुज़ुर्गों को, हमारे सीनियर रहनुमाओं को, खुसूसन सियासत के अंदर, मैं कहूँगा जो मजबूत सुतून हैं उन्हें हम फरामोश कर चुके हैं, जिनकी मजबूत सुतूनों की वजह से आज पाकिस्तान, जिनकी बल्कि कहूँगा अनथक काविशों की और कुर्बानियों के नतीजे में आज पाकिस्तान कायम व दायम है। न सिर्फ कायम व दायम है, बल्कि मुस्लिम ममालिक तो अपनी जगह, इसके अलावा दुनिया में अपनी पहचान आप रखता है। जबकि हमारा आज का नौजवान, ज़्यादातर बेशतर जो नौजवानों का तबका है वो जज्बात पर इन्हिसार करता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज अपने प्रोग्राम के अंदर हमने दावत दी है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मौजूदा सिंध के सेक्रेटरी इंचार्ज, पीपल्स सेक्रेटरीट सिंध के इंचार्ज फरीद अंसारी साहब को। सर, वेलकम टू दी शो। और हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब जाहिद अस्करी साहब, आप सेक्रेटरी इत्तलात, सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी कराची से आपका ताल्लुक़ है। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर। फरीद साहब, मौजूदा जो सूरत हाल है, सियासी जो पस मंज़र है, या इस वक्त की, चूँकि आपका माशाल्लाह एक पास्ट बैकग्राउंड रहा है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मरहूम, उनके दौर से आप सियासत करते आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं आज की सियासत में और माजी की सियासत में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेमन साहब आपका शुक्रिया कि आपने हम लोगों को मौका दिया और इस बात को छेड़ा जिसकी असल ज़रूरत है जी। जहाँ तक शहीद भुट्टो साहब के दौर की सियासत और आज की सियासत का मिलाप कराना बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि उस वक्त सहाफ़त में, जैसे आज जदीद सहाफ़त है जी जी, बेशुमार चैनल्स हैं, बिल्कुल। उस वक्त तो जाहिद भाई जाहिर करेंगे मेरी कि उस वक्त जो इन्हिसार था वो अखबारात पर था जी, प्रिंट मीडिया का ज़्यादा, और मैं पीटीवी भी नहीं था उस वक्त जब भुट्टो साहब आए, जब उन्होंने इनकलाब बर्पा किया तो उस वक्त तो पीटीवी भी नहीं था। पीटीवी भी 3-4 साल बाद आया। तो हम लोगों ने उस वक्त सियासत की जब रेडियो पाकिस्तान का दौर था जी, या अखबारात का। अब मैं उस वक्त, क्योंकि सारे पते में नौजवान था बिल्कुल, और अपनी पीपल्स पार्टी में सियासत का आगाज़ भी हमारी स्टूडेंट विंग PSF से किया था, जी, तो मैं उस दौर को आज के दौर से बहुत मुख्तलिफ देखता हूँ। आजकल के नौजवानों को बहुत फैसिलिटीज़ मिली है जी, ऐसा ही। हम एक प्रेस रिलीज भी लिखते थे तो उसका साइकिल स्टाइल पर, ये फोटो कॉपी भी नहीं, ना स्टूडेंट के ज़माने में हमारे पास इतने पैसे होते, तो साइकिल स्टाइल करा रहे हैं और अखबार में खुद जाके दे रहे हैं। उस वक्त बड़े बड़े अखबार थे, इसमें एक जमात इस्लामी का भी एक तर्जुमान था, जसारत, हमारा भी था मसावत, लेकिन हम इन तमाम को देते थे और अपना मौक़िफ़ बयान करते थे। तो कोई मुश्किल नहीं अगर हम चीज़ों को समझे। और आजकल के जो हमारी उम्र के लोग हैं उन्हें भी अब नौजवानों को अहमियत देनी चाहिए। और बेशक नौजवान टेक्नोलॉजी दौर का नौजवान है, यह वो तकाज़े मांगता है जो उसके दौर में है, हम उससे गुजारा करते थे जो हमारे दौर में था। तो मेरा ख्याल है कि ये मिला जुला के बुज़ुर्गों का या सीनियर्स का तजुर्बा और नौजवानों का जज्बा, ये चीज़ जब मिलेगा तो एक खुशहाल सियासत भी होगी और मजबूत पाकिस्तान भी होगा। अच्छा सर, बात आपने दुरुस्त की, जदीद दौर है अभी, आपने टेक्नोलॉजी का जो जिक्र किया, आप क्या समझते हैं टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल इस वक्त हो रहा है नौजवान नस्ल के अंदर, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें वायरल हो जाती हैं, उम्मन देखा जाता है जब उसकी तहकीक में जाया जाता है तो वो
अक्सर व बेशतर खबरें जो है हकाइक पर मबनी नहीं होती है। इस सिलसिले में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि इसमें हुकूमत को चाहिए, चाहे कोई भी हुकूमत हो, उसको चाहिए कुछ ऐसे कायदे कवानीन बनाए। और मैं समझता हूँ कि इस तरफ हम जा भी रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जा भी रही है कि उसमें कुछ हदूद तय हों। बिल्कुल। क्योंकि इस तरह बेलगाम खबरें जो होती है ना, वो बहुत इंतशार तबाही, फैलता है उससे। इंतशार के अलावा कोई बहुत बड़ी तबाही भी ला सकती है। बिल्कुल। लेकिन अब लोग भी समझ गए, जिस तरह खबरें देने वाले, वायरल करने वाले अगर अपने आप को बहुत चैंपियन समझते हैं, तो वो देखने वाले भी लोग अपने भी आप समझ-बूझ को रख वो रहे भी हैं, समझ रहे उनमें भी हैं। शऊर लेकिन है। इसके लिए हमें कुछ अपने आइन में या अपने कानून में कोई ऐसे लॉ बनाने पड़ेंगे जिसमें कोई बाउंड्री वॉल हो। बिल्कुल बिल्कुल किसी भी चीज़ की अगर बाउंड्री वॉल ना हो ना मेरे भाई, वहाँ भाई तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो एक कानून के तहत खबर हो। अच्छा, लोगों को अगर अमेरिका में कोई खबर है, अगर हमें यहाँ मिल रही है और बेटे मिनट्स उसका मिल रही मुस्बत है, इस्तेमाल होना अच्छी है, चाहिए। लेकिन उसका बिल्कुल राइट इस्तेमाल होना चाहिए, उसका गलत इस्तेमाल नहीं चाहिए। ठीक है। जाहिद अस्करी साहब, आपका भी इसी मौजू पे मैं मौकिफ लेना चाहूँगा, आप क्या राय रखते हैं? अल्लामा इकबाल ने कहा था, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद में, तू शाही है कर बसेरा पहाड़ों की चट्टान। और अल्लामा इकबाल असल में नौजवानों से ही मुखातिब थे और नौजवान को शाही का लक़ब उन्होंने दिया था इस एतबार से। और हकीकत है किसी नौजवान के अंदर जो जज्बा होता है आगे बढ़ने का, समझने का, सीखने का, तो ये एक बड़ा ऐसा जज्बा है जिसका कोई मुकाबला नहीं है किसी तौर पे। सर लेकिन इस जज्बे का मिसयूज जो कर रहे हैं, जो लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, खास तौर पे हमारे लिए तो इस वक्त वो जो है ना टारगेट है, जो लोग इनको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, असल बात तरबियत है कि नौजवानों की सही सिम पे आप रहनुमाई करें। और असल में ये जो मीडिया है, अखबारात हैं, ये रायम्मा की तख्लीक करते हैं, रायम्मा की तर्जुमानी करते हैं और उनकी तरबियत करते हैं इस अंदाज से। जो उस तरह फरीद अंसारी साहब ने कहा, पहले अखबारात जो थे वो रायम्मा की तश्कील किया करते थे और नौजवानों को माजी से जोड़ते थे, हाल के बारे में बताते थे, मुस्तक़बिल की नवीद सुनाया करते थे। लेकिन आज जो है, यानी जो न्यूज़ की तलाश के अंदर है, हमारे चैनल्स भी शामिल हैं, इसके अलावा जो है सोशल मीडिया भी शामिल है, कि वो न्यूज़ की तलाश के अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ के दौड़ के अंदर पड़ गए। सही। तो खबर की तहकीक के बगैर किसी चीज़ को फैला देना, ये बड़े मसाइल को जन्म लेता है। बिल्कुल। और अखबारात जो है, इन्होंने बड़ी बड़ी शख्सियात पैदा की और उनकी बातें, उनके अखबाल, उनके सुनहरी चीज़ें लोगों तक आती थी और नौजवान उससे सीखते थे। ऐसे ही। और बड़ा जज्बा उनके अंदर पैदा होता है उसके नतीजे में। लेकिन आज आप बात करें, कायद आज़म से मुतालिक लोग जानना चाहें, अल्लामा इकबाल से मुतालिक जानना चाहें, अच्छा, अशार एक बड़ा जज्बा लोग अंदर पैदा किए करते थे और वो जो है माजी से भी जोड़ते थे और वो उसके अंदर बताते थे कि तख्लीकी जहन कैसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब वो लोग अशार से भी दूर हो गए हैं। अच्छा, उर्दू जो है वो ज़बान ऐसी है कि इसके अंदर बहुत मटेरियल मौजूद है, बहुत सा मवाद मौजूद है। लोग इसको पढ़ेंगे, इसको करें तो अपनी तारीख से जोड़ सकते हैं, अपने यानी दीन से जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर अब ये नहीं पढ़ेंगे नौजवान तो बड़े मसाइल का शिकार होंगे और फिर वो अपना माजी भी भूल जाएंगे और जल्दबाजी के अंदर। अब मैं आपको बताऊं, मेरा ख्याल है, मेरा अंदाज़ा है कि लोग अखबारात अब जो नौजवान असल नहीं पढ़ते, नहीं रहा सर, रुझान नहीं रहा, हकीकत तो यही है। तो उर्दू अखबारात का भी ये हाल है, इंग्लिश अखबारात का भी है और लोग बिल्कुल अखबारात जो है हमारे तनस्सुल की तरफ जा रहे हैं। सर मोबाइल, ये जो डिवाइस आ चुकी ना मोबाइल, इसने बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया। किताब का रुझान, अखबार का रुझान, वो अब सही दुरुस्त फरमा रहे हैं कि नहीं रहा है अब। लेकिन ये आप ये देखिए कि तहकीक के अंदर आज भी किताब की ज़रूरत है। बिल्कुल। और इसके अंदर जो जदीद दौर आया है, इसके अंदर आप किताब के साथ साथ आपको यूट्यूब पर सारी चीज़ मिल जाती है। गूगल पे आप तलाश करके जा सकते हैं, अपने मौजूद पर पढ़ सकते हैं किताब। तो अब ज़्यादा ये करना चाहिए, किताबें जो है उस पर डालनी चाहिए यूट्यूब पर वगैरह पे, ताकि लोग पढ़ सकें, अपना मवाद जो है वो तलाश कर सकें। तो बहरहाल लोगों की तरबियत के लिए, तालीम के लिए जदीद दौर को भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हम इससे दूर नहीं हो सकते। बिल्कुल। हम ये आंखें नहीं बंद कर सकते अपनी, जी जदीद दौर छोड़ें, अखबारात ही पढ़ते रहें, अखबार भी पढ़ें, लेके चलना पड़ेगा। वो आपने दुरुस्त फरमाया ना कि नौजवानों की रहनुमाई करनी पड़ेगी प्रॉपर, तब जाके जो है वो मामला दुरुस्त होगा। अच्छा फरीद साहब, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है मुल्क को दरपेश, जो हालिया चंद दिनों के अंदर हर दूसरा बंदा शख्स जो है परेशान है कि क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान कहीं खुदा ना खास्ता जो है वो अगयार के हाथों में तो नहीं इस्तेमाल हो रहा, या
और इस तरह की मनफी सोच, आप क्या समझते हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? गौरव, अच्छी आपने मौके के लिहाज से ये सवाल उठाया है जी और हर पाकिस्तानी चाहता है कि उसको हक़ाइक़ पता चले। बिल्कुल। अब आप देखिए, इतने दिन से ये जो परसों कल वाक़या हुआ, जी अब इससे कोई किसी वज़ीर पे इल्ज़ाम लगा रहा है, वज़ीर आज़म पे, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि पाकिस्तान के बाहर भी हमारे बहुत दुश्मन है। बिल्कुल। हम क्यों भूल जाते हैं उन लोगों को जिनके जासूस हमारे यहाँ आज तक कैद में है? उनको मौका हम मिल क्यों जाता है। भूल जाते हैं कि अफगानिस्तान के बॉर्डर से हमारे फौजी जवान शहीद होते हैं? सही कह हम रहे क्यों अपने उन दुश्मनों को भूल जाते हैं और सिर्फ लोगों का जहन बांटने के लिए हमने लोगों को जी इसने किया, शहबाज शरीफ ने बोला, राना सनाउल्लाह ने किया, उमर असद उमर ने किया? नहीं जी, हम ये क्यों नहीं सोचते कोई और भी कर सकता है? हम क्यों नहीं अपने मैं मुतालबा करता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से हमारे ISI के DG साहब को कि कमेटी बनाए जो उधर भी देखे, कैसे तो नहीं कुछ गुंडे या कुछ दहशतगर्द वहां से आ गए और उन्होंने हमारे कुछ गरीबों वो हमेशा से जो रहा है कि आपस में लड़वाने वाली मुतालबा करता हूँ हमारे ISI चीफ से कि खुदा रहा आप ये इनको करने दें, एक दूसरे में इल्जाम तलाशी का वक्त नहीं है, लेकिन लगाओ। लेकिन हम अपने असल दुश्मनों को, जिन्होंने जाहिद भाई और पूरी इनकी तंजीम गवाह कि जिन्होंने डे 1 से हमको तस्लीम नहीं किया, नहीं तस्लीम किया इंडिया ने हमें, तो मैं 2 दिन से सोच रहा हूँ क्या पता रहो के एजेंट हो, क्या पता कोई ऐसे हो। सर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उनका यही दिखा रहा है 2 दिन से, मतलब हमारे जो ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। अपना मौका रखता हूँ मेमन भाई कि सिर्फ पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए आपस में दूसरे में इल्जाम तलाशी का एक माहौल गर्म किया गया, सिर्फ और सिर्फ, और उधर से रह नहीं जा रहा है कि कौन है मेरे फौजी जवानों को जो बॉर्डर पे मार रहे हैं अफगानिस्तान के, उधर से गोलियां आती हैं, और कौन है जो यहाँ जो हमारा एक जासूस इंडिया का जो बंद पड़ा हुआ है, जिसको इंडिया मिलना भी नहीं है मिलना। तो मैं कह रहा हूँ अपने जहन को क्लियर करें और इसका एक आज़ादाना, और वो देखे ना इन सारे मामला में इंतजार कहाँ फैल रहा है मेरे मुल्क में। ऐसे ही अगर मेरे मुल्क में इंतजार रहता है, अगर खुदा ना करता मेरे मुल्क में बेचैनी होती है, तो उसका फायदा शहबाज शरीफ को, इमरान खान को नहीं है, उसका फायदा हमारे उन दुश्मनों को जिन्होंने हमारा मुल्क छोड़ा, इन्हीं ऐसी साजिशें करके, ऐसे आपस में 2 कौमों के बंगाली यही। तो मैं ये कहूँगा आपके प्लेटफॉर्म से कि आप हमारे जो एजेंसियां हैं छोड़ देंगे आपस के इल्जाम तलाशियाँ, वो जो कमीशनें बनेंगी वो बता देंगी कि गोली कहाँ से चली, नीचे चली, ऊपर चली। मैं चाहूँगा कि इसका एक ऐसी तहकीकात हो जिससे पता चले कि वो जो गुमनाम दुश्मन जो सारे सही कह रहे हैं, उसे फरामोश नहीं किया जा सकता, बेनिफिशियरी होता। आप देखे ना ये सारे मुल्क में जो गोली तो कल इससे पहले इंडिया के मीडिया कितनी शाहजहां ने बजा रहा है। सर मेरे एंकर पिछले 2-3 रोज से यही चल रहा है, इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल ही रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना मेरे भाई कि हमारे एंकर जो है वो उधर भी जरा देखे कि कौन है बेनिफिशियरी सारे वाकयात का, और किसको नुकसान खुदा ना खासा पहुंचेगा, मेरे मुल्क को पहुंचेगा। और आखिर में मैं एक बात कहूंगा कि इस वक्त सबको होश से काम लेना चाहिए। और एक और जिसको आपने मजाक बनाया, आपके बहुत से मीडिया ने मजाक बनाया, इस वक्त तहरीक इंसाफ में कोई आसिफ अली जरदारी बन के पाकिस्तान खपे बोले, वरना इनका जो मेन टारगेट है पाकिस्तान को तबाह करना है, पाकिस्तान को तोड़ना है, चाहे वो इमरान खान के नाम पे तोड़े, चाहे वो मुस्लिम लीग के, चाहे वो पीपल्स पार्टी। या मैं ये चाहूँगा कि एक कोई ऐसा आसिफ जरदारी आए जो फिर कहे कि ना बाबा ये सब होगा, पाकिस्तान खपे, पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, और उसकी जरूरत है, पाकिस्तान होगा तो हम सियासत भी करेंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। सर आप कुछ कहना मैं करना चाहूँगा, किसी शायर ने कहा था, ए वतन तेरी बुनियाद में है लाखों शहीदों का लहू, ए वतन तेरी बुनियाद में है लाखों शहीदों का लहू, हम तुझे गंज दो आलम से गिरा पाते हैं। ये वतन हमने बड़ी मुश्किलों के बाद हासिल किया था, बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया था, और लाखों माओं ने अपनी अस्मतें लुटवाई, अपने बच्चों को कुर्बान किया, और जो वो तहरीक पाकिस्तान के सारे वाक़यात हैं, हिजरत के सारे लम्हात हैं, अगर हम उसको याद करें तो बहुत मुश्किल से वतन हासिल किया था। बिल्कुल सही है। और अव्वल दिन से इस मुल्क के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, कोशिश ये है किसी तरह ये मुल्क टूट जाए, बहुत से हिस्सों में तकसीम हो जाए। बदकिस्मती से हमारा मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम भी हुआ,
लेकिन अब जो हालात हैं हमें इसको सुधारने और संवारने की कोशिशें करनी चाहिए। ये हम सब सियासतदानों का काम है। पहले जो सियासत थी वो बर्दाश्त, तहम्मुल, रवादारी, ईसार और कुर्बानी की थी। जितने पुराने सियासतदान हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेकर प्रोफेसर गफूर, मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी, महमूद आज़म फारूकी, शाह अहमद नूरानी, वली खान, ये सारे लोग थे जो आपस के अंदर बड़े मोहब्बत के साथ मिला करते थे। ऐसा ही है। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पर, मैं चश्मदीद गवाह हूँ बहुत सी चीज़ों का कि जब वली खान साहब को हैदराबाद के अंदर जेल के अंदर बंद थे और ये सारी सियासी जमातें मिलकर उनकी जद्दोजहद कर रही थी कि आपने गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया नेशनल अवामी पार्टी। जी जी। तो फिर जो है जमात इस्लामी और सारे सब मिलकर साथ मुकाबला करते रहे इस हालात का। और फिर जब वो जेल से रहा हुए, तारीख़ी इस्तकबाल हुआ था वली खान का और दीगर लोगों को कि इस मुल्क के अंदर गद्दारी के आप सर्टिफिकेट किसी को तकसीम न करें। अब ये किसने किया ये हम जानते हैं, तारीख का सारा सबक है कि किसने उनको इल्ज़ाम लगाया था गद्दारी का और कैसे वो जेलों से रहा हुए। तो ये प्रोफेसर गफूर साहब की सियासत को हम क्या भुला सकते हैं, किस तरह बाहमी रवादारी और एहतराम था। सही कह रहे हैं। अब जब गफूर साहब, हफीज़ पीरज़ादा साहब और भुट्टो साहब जब बैठा करते थे मुज़ाकरात की मेज़ पर, किस तरह से मुज़ाकरात किया करते थे। ये नवाब रसूलुल्लाह खान साहब, कैसा वो इनके अंदर वो था जज्बा सबको जोड़ कर रखने का। आज भी ज़रूरत इस बात की है, हम इसको मुल्क को बचाने के लिए हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए कि देखें हुकूमतें आती और जाती रहती हैं, उन हुकूमतों को अपना अपना किरदार अदा कर देना चाहिए और करने देना चाहिए उन्हें। और इसके बाद विचार करना चाहिए हमें कि ठीक है नेक्स्ट इलेक्शन होगा, नेक्स्ट इलेक्शन होगा, लोग खुद एहतसाब करेंगे, लोग सोचेंगे जो अच्छी जमात है उसको ले आएंगे, लोगों को मौका देना चाहिए ना ये कि बार बार उखाड़ उंगली उठाई है, इसका बड़ा नुकसान है। सही कह रहे हैं। और आज की नौजवान नस्ल जो है वो असल में चूंकि बहुत ज़्यादा तारीख से वाकिफ नहीं जी, जी। तो उनको समझाने की, उनको बताने की ज़रूरत है कि भाई किस तरह पहले रवादारी थी, किस तरह था। दुश्मनियों का मामला नहीं होना चाहिए सियासत के अंदर। सही कह रहे हैं। और आप भी बाहमी एहतराम, मैं जामे कराची के अंदर भी रहा हूँ और दीगर सियासी जमातों से, यानी तलबा की जो पार्टियाँ होती थी, जी, जी। हम लोग आपस में बाज़ों का इख्तिलाफ होता था, सब कुछ होता था, लेकिन बाद में एक ही टेबल में बैठते थे, आपस में शिकवा शिकायत होती थी, सब कुछ। लेकिन इस तरह की मारधाड़ नहीं होना भी यही चाहिए सर। प्रोग्राम में आपको मदद करने का मकसद भी ये ताकि नौजवान नस्ल तक ये पैगाम पहुंचे आपकी तवस्सुल से। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जाहिद साहब, इस वक्त ट्रेंड चल रहा है जमात इस्लामी का सोशल मीडिया के ऊपर, हल सिर्फ जमात इस्लामी। ऐसा कौन सा चिराग है जमात इस्लामी के पास जो मसाइल हल हो जाएंगे सारे? देखिए बात यह है कि जमात इस्लामी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है और जमात इस्लामी इस शहर के लिए नई नहीं है और कराची के शहरियों के लिए भी जमात इस्लामी नहीं है। ठीक, बहुत पुराना एक दूसरों के साथ ताल्लुक़ है। और अब्दुल सत्तार अफगानी जो पहले मेयर थे जमात इस्लामी की तरफ से जी, तो 79 में वो मेयर बने थे। उसके बाद उन्होंने जो काम किया और ख़िदमत की जो आला मिसालें कायम की, बड़ा रिकॉर्ड है। आज लोग हब डैम का नाम लेते हैं, लेकिन हब डैम जो है वो अब्दुल सत्तार अफगानी का एक आइडिया था कि ये पहाड़ों से जो पानी आता है उसको एक जगह पर जमा करना चाहिए और कराची के लिए इसको एक स्टोरेज हब बनानी चाहिए। ठीक है। पूरा मनसूबा बनाया उन्होंने हब डैम में। आज हम इंतजार करते हैं कि हब डैम भर जाए ताकि कराची के शहरी पानी फराहम हो सके। कई फ्लाईओवर उनके ज़माने में बने, अफगानी साहब के ज़माने में, और बड़ी तमदेही के साथ उन्होंने काम किया। मोटर व्हीकल टैक्स के मसले पर उनकी एक राय थी, उनकी एक सोच थी कि ये जो है कराची को मिलनी चाहिए। लेकिन उस वक्त की हुकूमत, ज़िया-उल-हक साहब की हुकूमत थी, ठीक है, और गौस अली शाह वज़ीर-ए-आला थे, उन्होंने उसको कबूल नहीं किया। उन्होंने बाकायदा बतौर मेयर एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला जिसके अंदर सारे कौंसलर सब शामिल थे उसके अंदर, और उसको निकालने के नतीजे के अंदर पूरी जो है बल्दिया की जो काउंसिल थी उसको पकड़ा, गिरफ्तार किया और जेल के अंदर बंद कर दिया।
ठीक है, तो ये सुलूक हुआ कि कराची के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने में। ठीक है सर। तो यानी इख्तियारात का मसला उस वक्त भी था, सही है, लेकिन उन्होंने रोना नहीं रोया। मैं उसी तरफ आ रहा था, मैं उसी तरफ आ रहा था कि उस वक्त माजी की जो आप बात कर रहे हैं, नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में भी तरक्याती मंसूबों पर काम हुआ, बिल्कुल डेफिनेटली हुआ। रहमतुल्लाह साहब ने क्या किया? आज की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जो है कराची वाटर बोर्ड, SBCA, ये सारे इदारे हमने सबका दौर में भी देखा। मेयर कराची जो रहे, गिला यही था कि इख्तियारात नहीं है, डिपार्टमेंट्स उनके मातहत काम नहीं कर रहे। तो अब जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जमात इस्लामी, आप समझते हैं अगर आपका मेयर आता है इन केस, तो फिर उस सूरत हाल में बाइख्तियार होगा मेयर? जी, मैं बात यही अर्ज कर रहा हूँ कि रहमतुल्लाह साहब ने जो मिसाल कायम की वो यही थी कि उस वक्त भी बजट बहुत कम था, और उस कम बजट के साथ रहमतुल्लाह साहब ने जो काम किए, कारनामे सर अंजाम दिए, यानी 32 स्कूल उन्होंने इस वक्त बनाए। ठीक, और इसी तरह जो है फ्लाईओवर्स का जाल बिछाया, बहुत से मंसूबे बनाए, पार्क्स बड़ी तादाद के अंदर पूरे कराची के अंदर बनाए। उस वक्त हमारे एमक्यू के दोस्त नारे लगाते थे कराची को पार्क की ज़रूरत नहीं है, पानी की ज़रूरत है। ठीक, तो लेकिन बाद में क्या हुआ, रहमतुल्लाह साहब ने यानी पूरे कराची की जो तामीर की, कराची के जितने स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने एक जहन बनाया कि तमाम स्टेक होल्डर से पैसा लिया जाना चाहिए। जितने अदारे कराची के रोडों को इस्तेमाल कर रहे थे, 29 अरब रुपए के प्रोजेक्ट रहमतुल्लाह साहब ने शुरू कराए। तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स थे, ये सारे काम किए। इनके बाद रहमतुल्लाह साहब के बाद अगर एक टेन्योर और मिल जाता उनको काम करने का, कराची वाकई बहुत तब्दील हो चुका होता। लेकिन उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब आए, लेकिन रहमतुल्लाह साहब ने जिन रोडों का इफ्तिताह किया था, जिन फ्लाईओवर्स का इफ्तिताह किया था, यकीनी बात है वो तामीर और तरक्की का सफ़र उन्हें मुस्तफा कमाल साहब को जारी रखना पड़ा और वो काम उन्हें मुकम्मिल करने पड़े। आज के दौर के अंदर हाफिज़ नईम साहब जो बात करते हैं कि हम इख्तियारात पर रोना नहीं रोएंगे, हम इख्तियारात लेंगे। आपको याद होगा सिंध असम्बली के ऊपर 29 दिन जमात इस्लामी ने धरना दिया। इसी बात पे धरना दिया गया कि कराची को इख्तियारात मिलने चाहिए, मेयर को इख्तियारात होने चाहिए, ताकि वो तामीर तरक्की का काम कर सके कराची के अंदर। सही। बिलाखिर मुज़ाकरात हुए पीपल्स पार्टी के साथ हमारे, हालांकि हमारे सईद रनी साहब तो कहते हैं बैठे रहें जी, चाहे जितने दिन तो बैठे रहें, कोई मसला नहीं हमारे लिए जो है। लेकिन बिलाखिर एक वक्त आया कि उन्होंने मजबूर हुए इस बात पे कि मुज़ाकरात जमात इस्लामी से होने चाहिए। 29 दिन धरना कराची के अंदर बड़ा एक तारीखी काम था। उसके बाद गुजरा हमारे पास आए, उन्होंने मुज़ाकरात किए, रात 2-3 बजे जाकर वो सारी चीज़ें हुई। और सूबाई वज़ीर बल्दियात जो है नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने खुद ऐलान किया। ये खुशाइन बात है कि उन्होंने जो है इस बात का जो है एतराफ़ किया और साथ में बाहमी रजामंदी के साथ चीज़ें तय पा गई। जो यहाँ पर वज़ीर साहब थे मुराद अली साहब, वो दफ्तर जमात इस्लामी आए, वहाँ आकर उन्होंने ऐलान किया सारी चीज़ों का और कहा कि नहीं मेयर को बाख्तियार बनाएंगे। बाद में जो कमेटी बनी है सिलेक्ट कमेटी, उसके अंदर भी बातचीत हुई। फिर तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आ गया कि जी कराची के मेयर को इख्तियारात होने चाहिए। अब काफ़ी हद तक जो है इसके ऊपर अमल दरामद की बात आई है, और जो नया SLG आ रहा है उसके अंदर भी शायद ये चीज़ों पर अमल दरामद हो, हम तवक्को करते हैं इंशाल्लाह। तो जमात इस्लामी समझती है कि इख्तियारात हम लेंगे भी और रोना नहीं रोएंगे कम से कम। अपनी हमारे अंदर ये सलाहियत है, हमारे पास इतनी स्ट्रीट पावर है कि हम सारी बुनियादों पर, और मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी भी इस बात का एहसास करेगी। ज़ाहिर एक सियासी जमात है, उसे एहसास करना चाहिए कि कराची के अंदर जो मुंतखब होकर आता है, मुंतखब लोगों से ताबन होने चाहिए। सही। अच्छा फरीद साहब, सूबे की सतह पर भी और वफाक की सतह पर भी आपकी पार्टी अक्सरियत इस वक्त रखती है। आप खुसूसन कराची के हवाले से जो बल्दियाती इस वक्त, क्योंकि 3 मरतबा ये जो है वो बल्दियाती इंतखाबात डिले का शिकार रहे हैं, अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या लगता है आपको, अपने टाइम पर प्रॉपर हो जाएंगे इंतखाबात? पहली बात तो ये है कि बल्दियात किसी भी जमहूरी निज़ाम की पिलर्स होते हैं। बिल्कुल। और ये एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान में सिर्फ भुट्टो साहब या उसके बाद ही अयूब खान के दौर से हमने असल में गलती ये की वाह भाई कि हमने बल्दियात के जो सिस्टम को पॉलिटिकलाइज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अयूब खान ने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। बीडी शायद बीडी जो थे उस वक्त के कॉन्स्टर थे, सही, जिनको आप कहते हैं बीडी निज़ाम। जी जी। फिर उसके बाद इन निज़ामों का मुकाबला, जिस तरह जमात इस्लामी को दर्द है इस शहर का, उतना हमारा है। बिल्कुल। और हमने उस दर्द का इलाज भी किया है। सही। अब आप कराची के अगर मनसूबों को देखें तो हमने तो ये जो कार्डियो जिसको रहमतुल्लाह साहब ने और मुस्तफा कमाल साहब ने आगे बढ़ाया, लेकिन इसकी बुनियाद तो मेरी पार्टी ने रखा था। सही। ये मेटरनिटी होम था, बेगम नुसरत भुट्टो ने उस पर खातून अव्वल थी, उन्होंने इब्तिदा किया था। बाद में फारूक सत्तार आए,
उन्होंने दांतों का कर दिया। सही। फिर बाद में ये मुस्तफ़ा कमाल आए, उन्होंने दिल का कर दिया। नेमतुल्लाह साहब ने इसको और बढ़ा दिया, सॉरी नेमतुल्लाह साहब ने किया, उसको मुस्तफ़ा कमाल ने और बढ़ा। ये सब चीज़ें इंसान के लिए ज़रूरत है। बिल्कुल। चाहे दांत में दर्द हो, चाहे दिल में दर्द हो, दर्द होता है। लेकिन ये देखें कि ज़मीन किसने लोकेट की थी, सही। ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुई थी, ठीक। बेगम साहब। और ये आप भी बार बार बोलते हो, शर्म आता है कि अब्बासी हॉस्पिटल बनाया, बलियात के पैसे से इलेक्ट्रोवाल सुपर मार्केट खड़ा कर दिया, और भी बहुत से कराची पैकेज। जब फेमस हमारे मिनिस्टर मुर्सा वहाब साहब तो आज हैं और सब मेहनत करते हैं, चाहे जमात इस्लामी के नासिम हो, मेयर हो, चाहे पीपल्स पार्टी के, चाहे कोई भी हो, वो मेहनत करता है। लेकिन उसको हम लोग इस तरह नहीं तस्लीम करते हैं कि नहीं जी जितने पुल ये कराची एक्सप्रेस वे जितने बने ये कराची पैकेज के पैसे से, और ये कराची पैकेज का पैसा लाया कौन था? ये 1 अरब का जो पैकेज था ये लाया कौन था? ये बीबी लाई थी, दुनिया से लाई थी, और हमने कराची पैकेज था, वो कराची को बनाना था। तो मेहनत सब करते हैं, लेकिन अब उसके नंबर नहीं लेके जमात साहब ने 20, पीपल्स पार्टी ने 15, MQM ने 16, ये नंबर ही नहीं हो। हर पार्टी को ये उसका फर्ज है कि पहले तो इस बलदियाती निज़ाम को सियासत में ना करे कि परवेज़ मुशर्रफ आए तो उन्होंने नाजिमों से जुलूस निकवाला। ये हमारे नाजिम जो कराची के यूसी नाजिम थे, ये मज़ार कायद सबसे पहले पाकिस्तान, जो एक पॉलिटिकल नारा था, पाकिस्तान सबका है भाई। सही, बिल्कुल। तो वो इस तरह बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान सबका है। देखो ना, अवाम को चाहिए कि उसके गटर के ढकने कौन लगा रहा है, उसको पानी कौन दे, उसके कचरे कौन उठवा रहा है। अवाम को नहीं ये चाहिए कि ये जमात इस्लामी उठवाया या पीपल्स पार्टी ने, काम करो और बिल्कुल गैर सियासी बुनियाद पर करो। बाकी जब इलेक्शन होंगे, देखे ना, जैसे आपने कहा सूबे में हमारी हुकूमत है जी, हमारी हुकूमत है, जमात इस्लाम की तो मेरा ख्याल एक सीट भी नहीं है, लेकिन हम उसको एक सियासी तंजीम और जमात तस्लीम करते हैं, और सियासत में हम चाहेंगे कि मिलकर किस शहर, इस मुल्क, इसकी तरक्की के लिए काम करें, लेकिन हम मगरूर ना हो जाए कि जी मैंने फ्लाईओवर बनाए, इतने बाईपास। अगर मुझे पता होता तो मैं भी अपनी लिस्ट लाता कि ये सिर्फ मुर्तज़ा वहाब साहब के दौर में कितने पुलें बनी, कितने अंडरपास बने। तो इस पर मुकाबला नहीं, काम करो। और आपका आखिर में 2 मिनट लूंगा, वो कि जैसे आपने प्रोग्राम नौजवानों पे किया था, जी जी जी, पाकिस्तानी नौजवान के लिए सिर्फ एक पैगाम है नहीं, इस मुल्क को नौजवानों ने कायदे-ए-आज़म के साथ मिलकर बनाया था, तो अपनी अहमियत को समझे। मुस्लिम फेडरेशन जो थी, स्टूडेंट फेडरेशन, वो हीर की हड्डी थी, बैकबोन थी पाकिस्तान की। तो बाकी सब नौजवान भी काबिल हैं, बात आपकी दुरुस्त है, बात आपकी बजाय बिल्कुल दुरुस्त है, इससे कोई इनकार नहीं है कि जाहिर सी बात है कराची सबका है, पाकिस्तान सबका है, और सारी जमातें यकजा होकर, सारी जमातें मिलके जब काम करेंगी एक पेज पर आकर, तभी होगा। और जाहिर सी बात है क्रेडिट चाहे जमात इस्लामी ले, चाहे पीपल्स पार्टी ले, कोई भी अगर काम कर रहा है, इस मुल्क की आवाम को उसका गर्ज ही है कि काम होना चाहिए, सड़कें अच्छी मिलनी चाहिए, तामीरात अच्छी होनी चाहिए। अवाम का गर्ज ये है, अवाम इससे मतलब नहीं रखती है कि किस पार्टी ने किया, किस पार्टी ने नहीं किया। जब गुजरो सड़कों पे तो अवाम को ये पुरसुकून तरीके से गुजर। आपसे गुजारिश करूंगा जाहिर भाई, आपकी इजाजत हो, ये एक पेज का लफ्ज जो ना अच्छा ही लगता है, क्योंकि पेज जो ना फट जाता है। एक बुक पे आओ, एक बुक पे आओ, ताकि कोई मुल्क दुश्मन, एक मुट्ठी बन जाए। मुट्ठी नहीं, बुक, पेपर से बुक बनेगा। बुक को नहीं फाड़ सकता है, पेपर फट जाता है मेरे भाई। हम सबको जिसको इस मुल्क से प्यार है जी जी, उन सबको एक बुक पे आना पड़ेगा और मिल के बैठ के एक जैसे रिविजिट करना पड़ेगा हर चीज में, कि हमारी जमहूरियत कैसे चलेगी, हमारे बलियात कैसे चलेगा, हमारे इदारों का क्या जोड़कर बैठना पड़ेगा। ये सबको मिल के अगर हम उसका हल निकालेंगे प्लीज, तो हल निकलेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि खून दिल दे के निखारेंगे रुख बरगे गुलाब, खून दिल दे के निखारेंगे रुख बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई। बात यह है कि ये शहर कराची हमारा गुलशन है, बेशक इसे महकना चाहिए, इसे बनना चाहिए, इसे संवरना चाहिए। और इस गुलशन में सारे फूल हैं, सारे फूल हैं, सियासी पार्टियों वगैरह, लेकिन इसमें कागज से रहा हो ना, लेकिन इसके अंदर पीपल्स पार्टी को चाहिए तो बलदियाती इंतखाब कराए। अगस्त 2020 के अंदर वसीम अख्तर साहब चले गए थे, यानी उनका मुद्दत खत्म हो गई थी, लेकिन अगस्त 2020 से हमारा शिकवा पीपल्स पार्टी से यही है
कि अगस्त 2020 से आप आज नहीं, वो शिकवा इंशाल्लाह जल्द दूर हो इंतखाबात जाएगा, कराने में इंशाल्लाह तैयार जल्द दूर हो नहीं है। जाएगा। आप इंतखाबात कराने में तैयार नहीं है, पहले वो पीरियड बराबर। दिया, अब भी आप सियासी एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए काम करना चाहते हैं। अब बार बार बात हो रही है, 3 दफा इलेक्शन मुलतवी हो चुके, अब हम कह रहे हैं कि भाई अब आप इलेक्शन करा दें और देख लें जो भी आप लोग मुंतखब होता है, आप उसको लोग काम अल्लाह करने से का मौका करीब हो, इस्लामी जमात है, अल्लाह से दुआ करो ऐसे कोई आफत सब ना अल्लाह से है करीब नहीं, अल्लाह है। बेहतर कोई करे। बारिश हो, कोई तूफान हो, इलेक्शन करा देंगे। अच्छा, हम दोबारा एक बार फिर मौजू पे आ जाते हैं। माशाल्लाह आपकी जमात हो गई या जमात इस्लामी हो गई, नौजवानों के हवाले से जो है अभी भी हमने रिसेंटली पिछले कुछ हफ्तों में देखा जो आजकल ऑनलाइन के ऊपर जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो ऑनलाइन बिजनेस अर्निंग फ्रीलांसर के ऊपर जो मामला चल रहे हैं, जमात इस्लामी ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और पीपल्स पार्टी भी डिफरेंट मौके पर करती रहती है। इस तरह के आने वाले वक्तों में और मजीद प्रोजेक्ट्स कोई इस तरह के हैं सर, प्लीज़? देखिए, असल में बात यह है कि आज का नौजवान जो है जी, बड़ा यानी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। ऐसा ही है। वो ये समझता है उसे नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा, तालीम के बहुत ज़्यादा मौके हैं, लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी फीसें देकर, अब आप कराची यूनिवर्सिटी चले जाएँ, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाएँ, फीसें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अच्छा, फीसें देने के बाद वालिदैन एक उम्मीद लेते हैं, एक ख्वाब देखते हैं, बच्चा भी एक ख्वाब देख रहा होता है कि उसको मुस्तकबिल उसका अच्छा होगा, लेकिन जब वो डिग्री लेकर फारिग होता है तो बड़ी मायूसी का शिकार हो जाता है कि उसको नौकरी नहीं मिलती। लेकिन अच्छा, इसी तरह अगर आईटी का एक ऐसा है शोबा जिसके अंदर आदमी आगे बढ़ सकता है, अपनी रोजगार हासिल कर सकता है, लेकिन आईटी के जो कोर्सेज हैं वो इतने महंगे हैं कि एक आम स्टूडेंट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा ही है। तो जमात इस्लामी ने किया कि हमारा जो अलखिदमत का शोबा है उसके ज़रिए से हमने बनो काबिल प्रोजेक्ट एक शुरू किया और यकीन जाने तकरीबन हज़ारों की तादाद के अंदर नौजवान इम्तिहान देने के लिए आए आईटी का हवाले से। हमने टेस्ट रखा और बहुत बड़ा एक वो टेस्ट हुआ, उसके अंदर लाखों हज़ारों की तादाद के अंदर उसके लोग शामिल थे। और अब उसके बाद जितने लोग उसको टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, इसी तरह बच्चियों का मलबा कर रहे हैं, ये तो नौजवानों का हमने बहुत किया अच्छी था, बात है ये। और उसके बाद बच्चियों को करेंगे और फिर जो लोग कामयाब होंगे उसके अंदर हम उनके लिए इंशाल्लाह आईटी कोर्सेज करेंगे और बगैर किसी फीस के हम अच्छा। उसको करेंगे और हज़ारों की तादाद के अंदर इंशाल्लाह ये मुख्तलिफ फेसेस के अंदर हम करेंगे ताकि रोज़गार उनको लोगों में सके। तो हुकूमतों को ये सोचना चाहिए कि नौजवानों को कैसे रोज़गार कराएं, ये बड़ा ज़रूरी है। और ये बनो काबिल प्रोजेक्ट अलखिदमत का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये कामयाब हो, हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल ये कामयाब हो और पाए तकमील तक, क्योंकि प्रोजेक्ट तो बहुत सारे शुरू होते हैं लेकिन किसी न किसी वजह की बिना पर जो है ना वो आखिरी हद तक कामयाबी के मराइल तक जो है ना पहुँच नहीं पाते हैं। हम पूरी दुआ भी है हमारी और हम उम्मीद भी करते हैं कि इंशाल्लाह ये पूरी पाए तकमील तक पहुँचेगा। जी सर। मेरी बिल्कुल बेरोजगारी है, तालीम बहुत हासिल की जा रही है लेकिन उसका आउटपुट को नहीं। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया और वो काफ़ी सालों से चल रहा है जी, और उसको बाकायदा जो फंड देती है उसमें बैरून यूएन भी देती है और भी बहुत से इदारे देते हैं। और ये एक प्रोग्राम है, एक तो बेवाओं के लिए जो इमरान खान ने वो बाद में नाम बदल दिया था। यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में पता है क्या है कि तालीम अपनी जगह की बहुत हैसियत है लेकिन हुनर भी कम नहीं है, मैं तो बात बहुत रहा हूँ। वहाँ तालीम आपका नहीं पूछता है, वो कहते हैं क्या जानते हो, क्या कारपेंटर हो, क्या मैकेनिक हो, हुनर किस चीज़ का है, क्या हुनर है आपके पास। तो इसी सिलसिले में बेनज़ीर भुट्टो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं। कारपेंटर बनना है वर्कशॉप भेज देते हैं 15-15 गुरु को बना के। अगर आपको हेयर कटर बनना है तो लड़कियों के लिए भी इसी तरह की नर्सिंग। तो मैं ये चाहूँगा और आपके प्लेटफॉर्म से कहूँगा कि नौजवान जिसको इसमें दाखिला लेना है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के तो अंदर रब्ता करे, हमारे पास फॉर्म मौजूद है। हम उसकी उम्र जो है ना 30 साल है और तालीम कम से कम मैट्रिक हो। ठीक, तो आप बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है, नौजवान आए, होना चाहिए ये चीज़। नौकरी मिलेगी, यहाँ इंजीनियर बन के भी 20,000 तनख्वाह नहीं मिलती है। तो इससे अच्छा है वो एक मैकेनिक बन के 40,000 कमाए। तो इल्म एक जेवर है तो हुनर भी एक फन है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि जैसे अलखिदमत वाले कर रहे हैं, मैं तो खुद गवाह उनका पड़ोसी हूँ तो मैं तो खुद जानता हूँ कि माशाल्लाह हर जगह ये आगे आगे बढ़ के रहते हैं। तो हम भी किसी से कम नहीं। आप आए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में हिस्सा लें। हम आपको अच्छा उसमें आपको ट्रेनिंग भी देंगे 6 महीने की या साल की और हर महीने पैसा भी देंगे। अच्छा, आपका किराया भाड़ा, अगर कोई लड़की ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहती है तो उसको, अगर वो फेडरल एरिया में रहती है तो उसको करीब ही कोई अच्छे उसके बाद ब्यूटी पार्लर के पास भेज देंगे ताकि उसका किराया बचे और उसको
महीने का वजीफा भी मिलेगा और एक 6 महीने साल बाद एक हुनर भी आ जाएगा। फिर वो बच्ची, वो बेटी मेरी या मेरी बहन, वो अपना एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर, तो इस किस्म का प्रोग्राम है। और इसमें जो हमारी आबादी है ना, उसमें हमें ऐसे प्रोग्राम और करने पड़ेंगे, कई ऐसे प्रोग्राम और करना पड़ेंगे, ताकि जो बेरोजगारों का जो हमारे जाहिर कह रहे हैं फ्रस्ट्रेशन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन जब दूर होगा जब उनके जेब में पैसा होगा, उनकी माओ की दवा का, अपने बच्चों के राशन का, तो फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हम प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं पर ख़त्म करेंगे, इख्तिताम की तरफ जानिब बढ़ेंगे। दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला बहुत अच्छा रहा, बहुत खुशाइन और अच्छे माहौल के अंदर गुफ्तगू हुई। हम अपने दोनों मेहमानों का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और आपसे गुजारिश है कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे, मेरी टीम को आईना के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।